अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता दिनों हमने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में। उसमें हमने पूरी ये क्लिप रिकॉर्ड किया था, 16 मिनट्स का था, लेकिन उसको हमने डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमने वर्क प्लेस एथिक्स है क्या और उनके कंपोनेंट्स डिस्कस करना शुरू किए थे, जिनमें हम 4 कंपोनेंट्स कर चुके हैं। सबसे पहले था अटेंडेंस, फिर करेक्टर या इंटीग्रिटी, देन आपका एटीट्यूड था, और चौथा जो था आपका फिजिकल अपीयरेंस था। अब आज हम आगे चलते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि मज़ीद क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं आपके वर्क प्लेस एथिक्स की, जिससे आप सेल्फ ग्रोथ भी कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने में बड़े ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो नंबर 5 पे जो आ रहा है वो है एटीट्यूड। उसको हमने नंबर दिया है। एटीट्यूड यानी जनरल आपका जो बिहेवियर है, आपका जो तर्ज अमल या रवैया है, वो आपका कैसा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले कि हम सबको जो है एज एन प्रोफेशनल पर्सन हमें पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए हमारी। जब भी हम अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, किसी फैक्ट्री में, किसी इदारे में, सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पे जब हम काम करें तो हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव हो। यानी किसी भी किस्म का एक तो नेगेटिव ख्याल हमारे जहन में ना आए, और जो भी हम काम करें, जो भी हम स्टेप्स उठाएं, वो शो करें कि हम अपनी कंपनी की ग्रोथ और अपनी खुद की जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेप उठाना चाह रहे हैं। हमारे स्टेप से, हमारे आइडियाज़ से, हमारे जो कह लें कि एग्जीक्यूशन की जो अप्रोच है वो शो होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव हैं। उसके बाद पोलाइटनेस है। अब पोलाइटनेस यानी नरम मिजाजी। नरम मिजाजी आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनमें जो नरम मिजाजी थी वो सबसे ज़्यादा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न इखलाक के आला दर्जे पे थे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मफ़हूम है कि ए नबी, अगर तुम्हारे दिल में अगर हम नरम मिजाजी नहीं डालते, नरमी नहीं डालते, तो तुम्हारे साथ जो इतनी बड़ी जमात जहाँ निसारों की बनी है वो कभी ना बनती। मफ़हूम मैंने बताया। तो बहरहाल इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि हमें अपने वर्क प्लेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने कलीग्स के साथ पोलाइट होना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आता है। अच्छे खासे दीनदार लोग कहलाने वाले, जो इबादत के मामलात में तो बहुत ही परहेजगार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है उनमें सेंसिटिव होते हैं, लेकिन सॉरी टू से अगर हम देखें उनमें पोलाइटनेस कहीं छू के भी नहीं गुजरी होती। तो बहरहाल उसके बाद है कार्टेसी बिहेवियर। इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं लिहाज। एक दूसरे का लिहाज करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, या कर्टेसी बिहेवियर इन सेंस के आप जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सलाम में पहल किया करो। आने वाला बैठे हुए को सलाम करे, चलने वाला जो है खड़े हुए को सलाम करे। इस तरह की जो आदाब है, एक तो ये आ गया। उसमें कर्टेसी बिहेवियर में दूसरी चीज़ एपोलोजाइज करना, छोटी छोटी गलतियों पे अगर कोई अनइंटेंशनली मिस्टेक भी हो जाए, ह्यूमन एरर भी हो जाए, तो आप एपोलोजाइज कर लिया करें। टू शो ग्रेटिट्यूड उसमें दिखा दिया करें, शुक्रिया अदा कर लिया करें। दूसरी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद है सॉफ्ट हार्डनेस। दिल का भी नरम मिजाज होना चाहिए इंसान को, ना कि सिर्फ चेहरे पे हम अपनी नरमी दिखाएं, लेकिन दिल के साथ भी अंदर से जो हमारा कल्ब है वो भी नरम होना चाहिए। हम दूसरे लोगों की खताओं को, गलतियों को दिल से माफ़ कर दिया करें और उनको इग्नोर कर दिया करें, और दूसरों के लिए केयर किया करें। उसके बाद है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। इवन आपके अपने जो कैरियर के टारगेट्स हैं वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए। कोई आपके जो है रियलिटी से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए टारगेट, और अपनी टीम के लिए भी यही सोच होनी चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपके एटीट्यूड में इंक्लूडेड है कि अगर आप क्रिटिसिज्म करते भी हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद हो, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो ये इसमें जो है आपके 5 या 6 जो हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद है ओब्लाइजिंग।
अब ऑब्लाइजिंग की माना क्या है, वन हैज़ टू बी ऑब्लाइजिंग मैंडेटरीली इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ में आपको जो है दूसरों के लिए ये यसमैनशिप से टोटली डिफरेंट है। ऑब्लाइजिंग यानी आप दूसरों की बात को मानते हैं, दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरों की बात को अहमियत भी देते हैं। तो किस चीज़ में ऑब्लाइजिंग होना चाहिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए, कि जो भी मैनेजमेंट से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो आपको फॉलो करनी चाहिए, उनके लिए आपको जो है ऑब्लाइजिंग होना पड़ेगा। ये ना हो कि कोई इंस्ट्रक्शन आई है, कोई डायरेक्शन आई है, तो ज़्यादातर सरकारी इदारों में ये होता है कि मैं तो ये नहीं करूँगा, बॉस है तो क्या हुआ, मेरी मर्ज़ी, मैं उसके कहने पे नहीं चलूँगा। लेकिन बहरहाल अगर हमने अपना जॉब एग्रीमेंट साइन किया है और हम वहाँ के एम्प्लॉई हैं और अपनी सर्विसेज और टाइम के बदले में हम पेड हैं, तो हमें जो है ऑब्लाइजिंग नेचर दिखानी पड़ेगी, हमें ऑब्लाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी SOPs, TORs आपके ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी या जो भी आपका इदारा है, वो आपको TORs और SOPs जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए, लाजमी तौर पर फॉलो करनी है। ये बहुत बड़ी जो है एथिकल वैल्यू है। ये हमारे इदारों में स्पेशली अगेन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये चीज़ें नहीं पाई जाती, इसीलिए इन चीज़ों का जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि हम TORs और SOPs को फॉलो नहीं करते और ऑब्लाइजिंग नहीं होते बिल्कुल भी। उसके बाद जो है फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज। अब आप एज एम्प्लॉय ज्वाइन कर चुके हैं तो आपने एग्रीमेंट भी साइन किया। थर्ड स्टेज पे आपका है कि जो आपके इदारे की पॉलिसीज़ हैं उनको जो है परस्यू करना है आपको। जाहिर सी बात है, आप उससे अगर अपना अपोजिंग पॉइंट भी देना चाहते हैं तो वो भी एक प्रॉपर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आप दे सकते हैं, लेकिन आपको बहरहाल यू हैव टू फॉलो फाइनली जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको फॉलो करनी है। आप एज एम्प्लॉय जो है पॉलिसी पे जो है आप असरअंदाज आपको नहीं होना चाहिए टिल देन के आपको जो है वो अथॉरिटी दी जाए, वो पावर दिया जाए, तो दैट्स एन डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं डेली प्रोसीडिंग्स में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उन सबको आप खुले दिल से कबूल करें और उनको जो है पूरा करने में जो है अपनी पूरी जान लगा दें। सॉरी, ये सारी चीज़ें आती हैं बीइंग ऑब्लाइजिंग में। उसके बाद है बीइंग प्रोडक्टिव। आप ऑब्लाइजिंग तो हैं, लेकिन क्या आप प्रोडक्टिव हैं इफेक्टिवली? वो क्या है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, जो कुछ भी उसमें है, वो सारी उनको जो है एक एम्प्लॉय को अपनी प्रोडक्टिविटी शो करने में लगा देनी चाहिए। सारी किस तरीके से कि जब आपको जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं आप उसमें 100% डिलीवर करने की कोशिश करें, विद कहते हैं दिल और जान से आप वो दिखाएं। उसके बाद जो टास्क आपको दिए जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो आप किसी भी तरह पूरे करें, वो आप किसी भी तरह उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। उसके बाद जो टारगेट्स हैं गिवन टाइम में, वो उसको टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करके आप वो टारगेट्स भी पूरे करें, ना कि आप लेम एक्सक्यूजेस बनाते रहें अपने फेलियर के या टास्क अनकम्प्लीट रहने के। उसके बाद आपका जो है हर वक्त आपकी एक विलिंगनेस होनी चाहिए। कंपनी अगर आपको कोई चैलेंज देती है गोल्स के लिए, कोई ऐसे चैलेंजेस या टास्क देती हैं, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर आपके हाथ में है, कोई फाइनेंशियल आपके पोर्टफोलियो हाथ में है, तो आपको हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इदारे की जो है जो डेली बेसिस पे जो खर्चा जात होते हैं, पेटी कैश भी कहीं इदारों में कहा जाता है, उनको कंट्रोल करने की आपको जो है पूरी सिंसियरली जो है कोशिश करनी चाहिए और स्टेप्स भी उठाने चाहिए। उसके बाद जो है नई स्किल्स जो है आपकी जो JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें आपके लिए जो नई सॉफ्ट या हार्ड स्किल्स जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतरीन हैं, जो कारगर साबित हो सकती हैं, वो आपको लाजमी तौर पर सीखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी बीइंग प्रोडक्टिव में, यानी आप इसके ज़रिए जो है अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो ये थे 3 जो है आज हमने डिस्कस किए हैं ये अपने वर्क प्लेस एथिक्स में। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़े क्लिप बनाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।